अपनी पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको प्राथमिक संचार मॉडल के सारे तत्वों के बारे में बताया था। पहला तत्व है डाटा, दूसरा है सेंडर, तीसरा है रिसीवर, चौथा है प्रोटोकॉल, पांचवा है मीडिया। डाटा, सेंडर और रिसीवर के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, समझ भी गए होंगे। डाटा भेजने वाला सेंडर कहलाता है और प्राप्त करने वाला रिसीवर कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेंडर और रिसीवर के बीच जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या है। प्रोटोकॉल कोई मशीन नहीं है, ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी। प्रोटोकॉल की परिभाषा मैंने यहां लिखी हुई है, ऐसे नियम व निर्देश जिनका पालन संचार मॉडल के सभी तत्व या अवयव को करना होता है। अर्थात ये भी मैंने बताया था आपको कि यदि हम जियो से जियो को फोन कर रहे हैं तो जियो के प्रोटोकॉल काम करते हैं, तथा जियो से बीएसएनएल अथवा एयरटेल अथवा आइडिया किसी दूसरे सब्सक्राइबर को फोन जब आप करेंगे तो वहां पर अगले सब्सक्राइबर का प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जियो की कॉल ले अथवा ना ले। तो इस पूरे नियम और निर्देश को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकारों में जो सबसे पहला प्रकार है हमारा वो है ईथरनेट, दूसरा है टोकन रिंग, तीसरा है लोकल टॉक, चौथा है एफडीडीआई और पांचवा है एटीएम। ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? जब हम डाटा सेंडर से रिसीवर की ओर भेजते हैं तब ईथरनेट भेजे जाने वाले तार को चेक करता है। केबल जो तार लगा होता है, अर्थात जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेंडर है और इस सेंडर से डाटा जा रहा है रिसीवर के पास, ये रिसीवर है, इस रिसीवर के पास जा रहा है, तो इसके बीच जाने वाला माध्यम यदि तार माध्यम है तो इस तार माध्यम को वो चेक करेगा कि ये तार खाली है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो सेंडर के द्वारा भेजे जाने वाले डाटा को रोक के रखेगा जब तक कि यह माध्यम खाली नहीं हो जाता है। ऐसा जो संचरण होता है या ऐसा जो संचार होता है उसे हम बोलते हैं ईथरनेट। अर्थात उस जगह पर ईथरनेट प्रोटोकॉल काम करता है और ये केबल को चेक करके कार्य करता है। अर्थात उसको हम कह सकते हैं कि ईथरनेट प्रोटोकॉल केबल को चेक करके केबल को चेक करता है। इसके पश्चात ट्रांसमिशन निर्धारित करता है कि डाटा हमारा सेंडर से रिसीवर की ओर भेजना है या नहीं। तो इस प्रकार से ईथरनेट प्रोटोकॉल का काम है केबल को चेक करना। अब बारी आती है दूसरा, टोकन रिंग। टोकन रिंग में होता क्या है, इस पर हमें ध्यान देना है कि टोकन रिंग आप लोगों ने कक्षा 9th क्लास में रिंग टोपोलॉजी पढ़ी होगी। उस रिंग टोपोलॉजी में इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तथा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सिग्नल को भेजा जाता है। यह सिग्नल अधिकतम 4 MBPS से लेकर 4 MBPS से 16 MBPS तक हो सकते हैं। टोकन रिंग सबसे पहले IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। ये प्रोटोकॉल IBM कंपनी का है जिसने डाटा को इकट्ठा ना भेज करके छोटे छोटे पैकेट के रूप में भेजने की प्रक्रिया अपनाई थी और इस नियम का पालन टोकन रिंग के अंतर्गत किया जाता है। इसमें डाटा की अधिकतम स्पीड 4 MBPS से 16 MBPS तक हो सकती है। तीसरा है हमारा लोकल टॉक। इस लोकल टॉक नाम के प्रोटोकॉल का जो आविष्कार या विकसित किया गया था उसको विकसित करने वाली कंपनी का नाम है एप्पल। स्वाभाविक सी बात है, आपको पता होगा अभी आप लोग जो एप्पल की कंपनी के आईफोन है, एप्पल के मैकिंटोश है, टैबलेट है, ये सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं ये एप्पल कंपनी के हैं। इसी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक और प्रोटोकॉल था जिसका नाम था लोकल टॉक। लोकल टॉक 2 तरीकों पर कार्य करता है। एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं CSMA और दूसरा है CA। CSMA का पूरा नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस
जबकि सीए का फुल फॉर्म है कोलिजन अवॉइडेंस। इस टेक्नोलॉजी पर प्रयोग करके ये लोकल डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह लोकल टॉक हमेशा जो टोपोलॉजी हमारे द्वारा बनाई गई है, रिंग है, रिंग टोपोलॉजी जो टोकन रिंग हो गया, बाकी इसके अतिरिक्त बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, उस पर डाटा ट्रांसफर के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वो प्रोटोकॉल है हमारा लोकल टॉक। और स्वाभाविक सी बात है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। CSMA और CA इस पर ये निर्धारित है या इस सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, CSMA एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका पूरा फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इंग्लिश की स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है, यूपी बोर्ड में एक समस्या है कि बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से बच्चे गांव के परिवेश के होते हैं, तो वो इंग्लिश में ना लिख करके कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सीए का फुल फॉर्म होता है कोलिजन अवॉइडेंस। तो दोनों फुल फॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये प्रोटोकॉल का एक प्रकार भी है। चौथा प्रकार है हमारा FDDI। जब हम FDDI की बात करते हैं तो FDDI दो लैन, आपने लैन पढ़ा होगा नेटवर्क अच्छा 9th में, लोकल एरिया नेटवर्क, जब दो लैन अलग अलग होते हैं उनको जब हमें आपस में जोड़ना होता है तो उस जगह पर प्रोटोकॉल ना तो ईथरनेट प्रयोग करते हैं, ना टोकन रिंग का प्रयोग करते हैं, ना लोकल टॉक का प्रयोग करते हैं। उस जगह पर हम जिसका प्रयोग करेंगे वो प्रोटोकॉल कौन सा है? FDDI। FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये हमारा FDDI का पूरा नाम है और यह प्रोटोकॉल दो लैन को आपस में जोड़ते वक्त प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। और इसमें जो डाटा की गति होती है वो 100 Mbps तक हो सकती है। 100 Mbps किसमें? FDDI के अंतर्गत। अब हमारा पांचवा प्रोटोकॉल है वो है ATM। इसको हम कभी कभी, इसका जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। यह प्रोटोकॉल भी अधिक दूरी के लैन, जो लैन नेटवर्क है हमारे पास, एक लैन नेटवर्क की है, दूसरा लैन नेटवर्क की है, इनकी जब दूरी आपस में ज्यादा होती है तो उस जगह पर हम ATM यानी एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड का प्रयोग करते हैं। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटता हुआ आगे ले जाता है और इसमें जो हमारी अधिकतम स्पीड होती है डाटा की वो होती है 155 Mbps। और 155 Mbps और इस 155 Mbps की स्पीड से या इससे अधिक स्पीड से हम डाटा को भेज सकते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये वो सारे प्रोटोकॉल हैं जो हम सेंडर और रिसीवर किस परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि इनमें से हम कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में लाएं तथा किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके हम इसे आगे ले जाएं। देखिए, मेरा यहाँ पर समझाने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये जो CSMA, FDDI, ATM ये फुल फॉर्म के रूप में पूछे जाते हैं। मे भी हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आपके लिए ये परिभाषा के रूप में पूछ ले, इसलिए मैंने आपको परिभाषा ही बताई है, साथ ही साथ इसके फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे संचार की। संचार का मतलब होता है सेंडर से रिसीवर तक डाटा का आदान प्रदान। इस दौरान डाटा जिस माध्यम में भी गति करेगा उसमें गति का प्रकार कैसा होगा उसी को हम बोलते हैं संचार का प्रकार। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल से बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज तरंगों के माध्यम से होकर के अगले के पास तक पहुंचती है। ऐसी स्थिति में माध्यम हो गया तरंग। वो तरंग हमारे वॉइस सिग्नल को लेकर
रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उसे प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जब रिसीवर कुछ बोलता है तो वो भी तरंगों के माध्यम से हमारे पास तक आता है और हम उसे प्राप्त करके उसकी बात को समझ जाते हैं। अब ये जो बीच में तरंगों के चलने का प्रकार है, इसी प्रकार को हम बोलते हैं संचार, अर्थात संचार, कम्युनिकेशन। ये निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसमिशन। इन दोनों की बात हम अलग अलग करेंगे। पहला है हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन। देखिए, एनालॉग ट्रांसमिशन का मतलब है ऐसा ट्रांसमिशन अथवा ऐसे सिग्नल जो लगातार प्रेषक से ग्राही की ओर चलते रहते हैं, लगातार, और हर बिंदु में इनका मान होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें, यहां पर एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां, यानी हर एक बिंदु पर मान अलग अलग होगा। चल रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन मान क्या है, अलग अलग है, और ये मान निरंतर आगे तक चलते जाते हैं। एनालॉग सिग्नल भौतिक प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित हो जाने का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट फील्ड आया या इलेक्ट्रिक फील्ड आया या तापमान ज्यादा बढ़ गया। जैसे मान लीजिए आपने कभी रेडियो सुना हो, उस रेडियो में जब धूप तेज होती है तो रेडियो में आने वाले चैनलों की संख्या कम हो जाती है। कुछ ही चैनल, 2 या 4 चैनल ही आपको सुनाई देंगे, लेकिन जब धूप खत्म हो जाती है तो रात में आप देखिए बहुत सारे चैनल उसमें आने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल तापमान से प्रभावित हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे इनकी गति भी कम होती जाती है और गंतव्य स्थान तक ये पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिग्नल है और इन सिग्नलों का प्रयोग हम पहले एनालॉग के रूप में करते थे। आज के पहले जो आज की रामायण आप देख रहे हैं, इस रामायण के पहले जब रामायण प्रसारित हुआ था तब दूरदर्शन का एंटीना लगा के देखा जाता था और उस एंटीना में इन्हीं एनालॉग ट्रांसमिशन के द्वारा ही संचरण होता था। और यही कारण था कि बड़े बड़े एंटीना लगाए जाते थे ताकि उसमें हमें आवाज और पिक्चर दोनों प्रकार के सिग्नल प्राप्त हो सके और हमारे टीवी में ठीक तरीके से प्रसारण आ सके। जब कभी आंधी चलती थी या आवाज होने लगती है, किसी प्रकार के बादल कड़कने की आवाज होती है, उस कंडीशन में ये सिग्नल प्रभावित हो जाते हैं और हमारे टीवी का प्रसारण डिस्टर्ब हो जाता था। कभी आप रेडियो में क्रिकेट कमेंट्री के मैच सुनिए, मैच की क्रिकेट कमेंट्री सुनिए, तो उस क्रिकेट कमेंट्री में आप देखेंगे कि अगर आसमान में बिजली कड़कती है तो उसकी कड़कड़ाहट की आवाज आपके रेडियो में भी आती है। ये वही एनालॉग सिग्नल है जो भौतिक प्रभावों के कारण प्रभावित हो रहे हैं और आसमान में बिजली कड़कने की आवाज हमारे एनालॉग सिग्नल रेडियो यानी उपकरण में भी आ जाते हैं। तो ये वो सिग्नल है जो लगातार चलते हैं तथा हर एक बिंदु पर अपने मान को बदलते रहते हैं। ये सिग्नल पूर्व में प्रयोग किए जाते थे। वर्तमान समय में हम जिन सिग्नलों का प्रयोग कर रहे हैं वो सिग्नल है डिजिटल, डिजिट। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल शब्द का निर्माण जो हुआ है वो डिजिट से हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि डिजिट, ऐसे डिजिट जिनका प्रयोग हम इन सिग्नलों को व्यक्त करने में करते हैं, वो डिजिट है 0 और 1। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी अंक। यही डिजिट कहलाते हैं बाइनरी अंक, अर्थात किसी भी सिग्नल के दो ही मान हो सकते हैं, या तो 0 अथवा 1। अर्थात यदि सिग्नल है तो सिग्नल केवल एक समय में उसका एक ही मान हो सकता है। तो आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसका एक ही मान है, वो है 1। जबकि दूसरी स्थिति में हमारे पास सिग्नल ये डाउन एरो है और डाउन एरो की तरफ से आप देखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं 0, या इस स्थान पर सिग्नल नहीं है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर सिग्नल प्राप्त होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। फिर ये स्थिति 1 हो गई, फिर ये 0 और ये 1, ये क्रमशः कंटिन्यू हमारे चालू रहते हैं। इस प्रकार से डिजिटल ट्रांसमिशन के अंतर्गत जो भी सिग्नल होते हैं उन सिग्नलों को हम बाइनरी अंकों में परिवर्तित करके प्रसारित करते हैं और इसके प्रसारण करने का फायदा ये होता है कि ये सिग्नल किसी भी भौतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात गंतव्य स्थान तक पूर्ण रूप से पहुंचते हैं। और वर्तमान समय में लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन उपकरण है, उन सारे उपकरणों में हम जिस ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं वो ट्रांसमिशन डिजिटल है। इसको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखी होगी
एक घड़ी होती है जो कुछ इस प्रकार की लगी होती है। यहां पर आप देखेंगे ऊपर 12 लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिखा रहता है 9। मान लीजिए ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। इस घड़ी में अगर आप टाइम पूछेंगे तो कोई बताएगा 1:14, कोई बताएगा 1:10, कोई बताएगा 1:12, कोई बताएगा 1:13, यानी निर्धारित मान नहीं है, इसको हम एनालॉग कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म में घड़ी इस प्रकार की लगी होती है जिसमें क्लियरली 0, 3 और इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। इसे हम 3:14 ही पढ़ेंगे, ना कि 3:12 या 3:11। तो इन दो इस प्रकार के जो क्लियरेंस होते हैं, इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं, उन सिग्नलों को हम इस उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात एनालॉग ट्रांसमिशन हमेशा परिवर्तित होने वाले ट्रांसमिशन है, यानी समय समय पर ये परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि डिजिटल ट्रांसमिशन समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं और केवल दो ही रूपों में ये प्रसारित होते हैं, 0 और 1। इसका एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा। अगर आप किसी बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, सपोज दैट आप आलू खरीदने जाते हैं, और जब वो आलू का 1 किलो का बाट एक पलड़े पर रखता है और दूसरे पलड़े पर आलू रखता है, तो आप देखते हैं केवल कांटा यदि हमारे सामान जो जा रहा तो हमें लगता है कि हाँ सामान अच्छा मिल गया और ज्यादा मिल गया। उसकी मात्रा आपको नहीं पता, 1 किलो 100 ग्राम भी हो सकती है, 1 किलो 10 ग्राम भी हो सकती है, 1 किलो 20 ग्राम भी हो सकती है, 1 किलो 40 ग्राम भी हो सकती है। लेकिन जब हम डिजिटल तराजू पे किसी सामान को तौलते हैं तो वहां पे क्लियर अंकों का डिस्प्ले आता है 1.00, और जैसे ही 1.00 होता है दुकानदार आपको सामान आगे देने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर हो गया कि 1 किलोग्राम की मात्रा पूरी हो गई है। तो जो डिजिट के रूप में प्रसारित हो रहा है उसे हम बोलेंगे डिजिटल, और जो सामान्य तराजू के द्वारा तौला जा रहा है उसे हम बोलेंगे एनालॉग। और इस प्रकार से एनालॉग के मान या परिणाम बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, जबकि डिजिटल ट्रांसमिशन के मान और परिणाम तथा से जो क्वालिटी है वो बिल्कुल स्पष्ट और गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाली होती है। इस प्रकार से सिग्नलों का प्रसारण दो रूप में होता है, एक एनालॉग ट्रांसमिशन और दूसरा डिजिटल ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने पुराना दूरदर्शन में देखा होगा रामायण, वो एनालॉग ट्रांसमिशन का था। वर्तमान समय में कहीं भी आपको एंटीना नहीं मिलेगा, हर जगह डीटीएच, डेन, एयरटेल, टाटा स्काई आदि आदि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने टेलीविजन का प्रसारण देखते हैं। इन सभी में एनालॉग ट्रांसमिशन नहीं है, हमारे पास जो ट्रांसमिशन आ रहा है वो डिजिटल ट्रांसमिशन आ रहा है। यही कारण है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो इस डिजिटल ट्रांसमिशन के द्वारा देख सकते हैं, बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी भौतिक प्रभावों के वो सिग्नल हमारे पास तक आ रहे हैं और प्रसारण हम ठीक प्रकार से देख सकते हैं।